हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 9 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता हुआ है? यानी कि जो टाटा स्टील मास्टर्स जो आयोजित किया जाता है आयोजन, इसका खिताब इस 2025 का यानी इस बार का जो खिताब है वो किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आर प्रज्ञानंदा ने इस बार का टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर्स आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का 87वां संस्करण जीता। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को ब्लिट्ज टाई ब्रेकर में हराकर यह प्रतिष्ठित जीत हासिल की। यानी कि उपविजेता कौन है? डी गुकेश। तो डी गुकेश को इन्होंने हराया। फाइनल जो राउंड रहा ब्लिट्ज टाई ब्रेकर का जो फाइनल राउंड था उसमें आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हरा करके ये जो खिताब है अपने नाम कर लिया है। तो विश्वनाथन आनंद जो 2006 में इन्होंने ये खिताब जीता हुआ था टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का। इसके बाद आर प्रज्ञानंद जो है वो टाटा स्टील मास्टर्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये जो टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स है यह नीदरलैंड में आयोजित एक वार्षिक शतरंज प्रतियोगिता होती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ? यानी कि जो होस्ट कोहलर है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। होस्ट कोहलर का जो जन्म है वो 2 फरवरी 1943 को नाजी कब्जे वाले पोलैंड के स्कीर बीजो में हुआ था। यानी जहां पर नाजियों का कब्जा था वहां के नाजी कब्जे वाले जो पोलैंड के स्कीर बीजो जगह थी वहां पर इनका जन्म हुआ था। फिर उस युद्ध के टाइम इनका जो परिवार था वो भागकर जर्मनी आ गया और ये जर्मनी में ही रहने लगे। उनका परिवार पहले पूर्व जर्मनी के लिप्जिंग शहर में रहता था, बाद में ये 1954 में पश्चिमी जो जर्मनी है वहां पर आ गए थे और वहीं रहने लगे थे। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। तो कौन है जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एच शंकर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। डिटेल में बात करें अगर हम तो श्री एच शंकर को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश के बाद चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर आए प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के साथ निदेशक के रूप में कार्यरत थे और अब जाकर के ये एमडी के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। एच शंकर एक मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल मैनेजमेंट में एमबीए किए हुए हैं इन्होंने, जिन्हें व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक योजना और नेतृत्व का व्यापक ज्ञान भी है। यानी कि काफी ज्यादा अनुभवी हैं और इनको अब कह सकते हैं जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बार्बी शू का निधन हुआ, वे कौन थी? यानी जो बार्बी शू हैं इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। ये किससे संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस है। डिटेल में अगर हम बात करें तो ताइवान की ये अभिनेत्री थी, काफ़ी फेमस अभिनेत्री रही ताइवान की, बार्बी हशू। इनकी 48 साल की उम्र में निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। यानी कि कारण इनको बताया जा रहा है कि निमोनिया की वजह से इनकी इनका जो निधन है वो हो गया है। कब? तो 3 फरवरी 2025 को इनका निधन हुआ। बार्बी को उनके टीवी जो सीरीज थी मेटियोर गॉर्डन 2001 में आई थी, उसके अभिनय के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको फेमस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इनको जाना गया था। बार्बी को चीनी नववर्ष के दौरान जापान की पारिवारिक यात्रा के दौरान इन्फ्लुएंजा से संबंधित निमोनिया हो गया था और उसी के चलते इनकी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? यानी इस बार जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है इनका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इनका आयोजन चीन में होगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो चीन के हार्बिन में
9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। कब? तो ये खेल 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगे। हार्बिन जो शहर है चीन का, ये दूसरी बार शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले इसने 1996 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी की थी और अब ये दूसरी बार है जब ये मेजबानी कर रहा है। इन खेलों का जो शुभंकर है वो शुभंकर बिनबिन और निनी, इनको चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुभंकर कई बार पूछा जाता है। तो जो एशियाई शीतकालीन खेल है इनका शुभंकर है बिनबिन और निनी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 24वीं मिड लैब मिडिल ईस्ट जो प्रदर्शनी है ये कहां पर शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो मिड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी है ये दुबई में इसकी शुरुआत की गई है, दुबई में शुरू हो गई है। बात करें अगर हम डिटेल में तो 24वीं मिड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुई। इसमें 40 देशों के 800 से अधिक संस्थाएं चिकित्सा, प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा नवाचार से जुड़ी सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें भारत की जो 62 कंपनियां हैं वो भी शामिल हो रही हैं, यानी भारत की तरफ से 62 कंपनियां शामिल हो रही हैं। जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रदर्शनी यानी मिड लैब जो मध्य पूर्व की जो स्थापना है ये 1984 में की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया हुआ है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने 2 मिसाइल, एक का नाम है एतेमाद और दूसरे का नाम है गदर 380, इन मिसाइलों का जो अनावरण है वो किया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी ईरान के द्वारा इन दोनों जो मिसाइलें हैं इनका अनावरण किया गया। डिटेल में बात करें तो युद्ध पोतरोधी ये क्रूज जो मिसाइलें हैं इनका ईरान ने परीक्षण किया हुआ है। मिसाइल का नाम रखा गया है गदर 380 माइल टाइप एल। मारक क्षमता है इनकी 1000 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर दूर तक ये अपना लक्ष्य भेज सकती हैं। फारस की खाड़ी में भी ये निशाना साध सकेगा, यानी ईरान से लेकर के फारस की जो खाड़ी है वहां तक ये अपना निशाना बना सकेगा। ओमान सागर में जो अमेरिकी सेना के जहाज हैं वहां तक भी इसकी पहुंच हो सकेगी। आगे अगर हम बात करें तो ईरान ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाजों तक पहुंच सकती है। यह जो मिसाइल है वो गदर 380 टाइप एल है और इसमें एंटी जैमिंग क्षमता भी उपस्थित है। इसे 5 मिनट से भी कम समय में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट पर एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च किया हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया? यानी कि लास्ट और अंतिम जो नक्सली बचा हुआ था उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उसके आत्मसमर्पण के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्णतः नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। ये अब नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में कोट होंडा रविंद्र नाम का एक नक्सली, इसके आत्मसमर्पण के साथ कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्य बन गया। 44 वर्षीय जो रविंदर है जो श्रृंगेरी तालुक के पास कोटे होंडा का निवासी है। ये सालों से जंगलों में रह रहा था। श्रृंगेरी में एसपी आमटे के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए ये आया हुआ था। रविंद्र को सरकार की जो नई 14 मार्च 2024 से जो प्रभावी आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत ए श्रेणी का इसे नक्सली माना गया है। हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते के काम के घंटों में 40 की जगह पर 37.5 घंटे यानी कटौती करने का फैसला किया हुआ है? यानी पहले जो हफ्तों में 40 घंटे वर्क टाइम था अब उसको घटा करके 37.5 घंटे वर्क टाइम करने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि स्पेन सरकार ने, स्पेन देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया हुआ है। तो हाल ही में स्पेन की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया। इस प्रस्ताव में हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। यानी कि वहां की कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है, अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। स्पेन की जो लेबर मिनिस्टर योलांडा है, इन्होंने काम के घंटे कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किया हुआ है। बात करिए अगर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की,
किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास ने भारत में कैंसर अनुसंधान और दवा की खोज में मदद करने के लिए सार्वजनिक पहुंच वाले कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च किया है। चेन्नई में कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया गया, जिसका जो उद्देश्य है ये भारत में प्रचलित कैंसर के जीनोम परिदृश्य को डिकोड करना है। और भारत में अगर एक डेटा की बात की जाए तो भारत में हर 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। और वर्तमान में बात की जाए तो 14,16,427 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो बात करिए अगर ये जो कैंसर जीनोम डेटाबेस खोजा गया है, लॉन्च किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा मदद साबित हो सकता है कैंसर में अनुसंधान और उनकी दवाओं की खोज करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।